ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਨ ਦ ਚੈਨਲ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁਰੂ 2.0। मैं ਤੁਹਾਡੀ हरजोत कौर मान ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सीरीज़ लेके आई हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा फॉर्मेट यही रहता है कि हम एक क्वेश्चन में बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं। तो बात करते हैं, आज पहला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। अगर रेडियम की बात करी जाए तो रूटाइल की बात हो रही है, हेमेटाइट की बात हो रही है, लाइमस्टोन की बात हो रही है, पिच ब्लेंड की बात हो रही है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, हमारे पास जो फेमस क्वेश्चन है रेडियम का वो पिच ब्लेंड के खनिज से प्राप्त होता है। वैसे तो ये है प्राप्त होता है, वैसे तो कार्नोलाइट भी होता है, कार्नोलाइट भी एक हमारा खनिज है जिसे प्राप्त होता है हमारा रेडियम। बट यहाँ पे सबसे फेमस होता है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से, रेडियम कहाँ से होता है पिच ब्लेंड से। तो ये चीज़ याद रखना है। दो टाइप के हमारे पास खनिज हैं। दो टाइप से कौन से खनिज है, एक तो है हमारे पास पिच ब्लेंड, एक तो है हमारे पास पिच ब्लेंड की बात हो रही है जो कि है हमारा फोर्थ ऑप्शन। पिच ब्लेंड की बात करते हैं, पिच ब्लेंड। और एक है कार्नोलाइट, कार्नोलाइट। तो यहाँ पे ये हमारा रेडियम पाया जाता है, वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से हम प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है, अगला प्रश्न है, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन अ ग्रुप ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस इंक्रीज ऑफ। एक समूह में निरंतर वृद्धि के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। क्यों परमाणु त्रिज्या बढ़ती है? न्यूक्लियस के नाभिक के कारण, न्यूट्रॉन शेल के कारण, न्यूट्रॉन शेल की बात हो रही है, या इलेक्ट्रॉन शेल की बात हो रही है, प्रोटॉन शेल या कक्षा की बात हो रही है। तो याद रखना है, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं शेल नंबर भी हमारा बढ़ता रहता है। हमने कक्षाएं देखी थी, KLMN ऐसे करके दिया जाता है। उसमें क्या है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते, वैसे वैसे हमारी त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन शेल की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेल हमारा सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन कक्षा की बात करते हैं। चलो जी, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉट यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता, किसमें नहीं किया जाता? फ्रिज में हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करे जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो हमारी ओजोन लेयर है इनके कारण डिप्लीट हो रही है, बहुत बड़ा होल बन रहा है ओजोन लेयर में। और ओजोन लेयर का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ओजोन का। तो नॉर्मल हमारा जो ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में पाया जाता है, बट ओजोन की बात करी जाए तो वो O3 के फॉर्म में पाया जाता है। ओजोन लेयर है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ये भी चीज़ हमें पता है। अगर बात करी जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में नहीं यूज होता है, किस में नहीं उपयोग किया जाता, तो ये प्रश्न है हमारे पास। रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर एंड ग्राइंडर, एयर कंडीशनर की बात करी जाए और पैकिंग मटेरियल्स की बात करी जाए, तो हमारे पास सही आंसर जो है किसमें नहीं उपयोग किया जाता। तो नहीं उपयोग किसमें नहीं करा जाता, मिक्सर और ग्राइंडर की बात करें, मिक्सर और ग्राइंडर में हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं होते, ना ही उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या है, मिक्सर और ग्राइंडर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इनमें से कौन सा अम्ल और वह पदार्थ है ये पाया जाता है गलत सुमेलित में, सुमेलित है, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा जो पेयर है मिसमैच्ड है, तो उसके बारे में बताना है। अगर बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की, टैमरिंड में इमली, टैमरिंड हमारी इमली होती है। एंड बात करते हैं लैक्टिक एसिड, तो कर्ड में जहां तक लैक्टिक वर्ड आता है, लैक्टिक वर्ड मिल्क कर्ड, इसके साथ आपको याद रखना है लैक्टिक वर्ड, जहां पे लैक्टिक वर्ड आ गया। अगर ऑक्सैलिक एसिड की बात करी जाए तो ऑक्सैलिक एसिड हमारा एक तो टमाटरों में भी पाया जाता है, टमाटरों में भी और स्पिनिच में भी पाया जाता है। जब पथरियों की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि स्पिनिच नहीं खाना, ठीक है जी, तो ये वाला पालक नहीं खाना, पालक खाना बंद करवा देते हैं, ठीक है, तो ये वाला रीजन होता है हमारा। ऑक्सैलिक एसिड हमारा स्पिनिच में पाया जाता है और टोमेटो में भी पाया जाता है, टमाटरों में भी पाया जाता है। तो याद रखना है एसिटिक एसिड हमारा विनेगर होता है। और जो चीज नहीं मैच्ड वो याद रखना है टैमरिंड, टैमरिंड। अब टैमरिंड में कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है जी, टार्टरिक एसिड। अब इसको याद कैसे रखना है, टार्टरिक एसिड को टी से याद रख लेना है, टैमरिंड और टार्टरिक एसिड। अब ये वाली चीज हमारी सही मैच्ड नहीं है, बाकी सारी हमारी चीज मैच्ड है। कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड हमारा क्या है, टमाटरों में और पालक में पाया जाता है। अगर एसिडिक की बात करें तो दूसरा नाम क्या है, विनेगर, ठीक है जी। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, अब इनमें से देखना है कि कौन सा सही मैच करके आपने देखना है, ठीक है जी। पहली बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जी कुछ,
ठीक है। इंजाइम्स मैंने क्या बोला, इंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही मान लो कोई बाहर की कोई फॉरेन बॉडी आती है जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होती है, तो वो क्या है, उनको खा जाते हैं। अब लाइसोसोम्स को कई बार हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्या करते हैं वो अपने आप को खुद को मार देते हैं, मतलब खुद फट जाता है उनको मारने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइड कर लेता है। सुसाइड कैसे कर लेता है, फट जाता है, क्या होता है कि उसको मतलब मारने के लिए जो बाहर वाला फॉरेन एजेंट आ रहा है जो हमारे लिए हानिकारक है। तो लाइसोसोम्स को आपने फर्स्ट का सी हो गया। अगर डीएनए की बात करी जाए तो डीएनए के बारे में हमें पता है क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ठीक है जी, तो डीएनए का हमारा हो गया, सेकंड का हो गया बी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल, तो इसमें देखना है सही आंसर कौन सा है, इसमें हमारा बी आंसर होगा। अगर फर्स्ट की बात करी जाए तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल 25 से ज़्यादा इंजाइम्स पाए जाते हैं, 24 से हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो फॉरेन एजेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की हेल्प करते हैं, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं इसमें क्या है, हमारा आंसर बी आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है, हु डिस्कवर्ड द सेल। और ये हम लास्ट 2 सेशंस में बहुत बार कर चुके हैं कि हमारा सेल की खोज किसने करी थी। अब ये चीज याद रखनी है, रॉबर्ट हुक। अगर बात करिए डीएनए की तो रॉबर्ट याद रखना था, सिर्फ रॉबर्ट ब्राउन याद रखना था। वहां पे डीएनए की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ये भी चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक क्या है, इन्होंने क्या करा था, जो डेड कोशिकाएं होती है ना उनको पकड़ा था। जो हमारी जो ट्री होती है, ट्री के आसपास एक बार्क होता है, एक डार्क कलर की एक मोटी सी पत्त बनी होती है, ठीक है, उसकी कोशिकाएं लेते हैं, ठीक है। ये चीज इन्होंने डिस्कवर की, देखो करा भी डेड सेल करा था इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, है ना। अगर बात करी जाए डीएनए की तो डीएनए से हमने ये चीज याद रखी थी, डीएनए में भी क्या है, रॉबर्ट था बट ब्राउन था वहां पे। किसने खोज करी थी, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, कैसीन प्रोटीन इज फाउंड इन। जो कैसीन प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो किसमें पाया जाता है, पहले हमारे पास ऑप्शन है मीट, मांस, कैरेट, गाजर, सोयाबीन की बात हो रही है, जहां हो रही है मिल्क या दूध की बात है। तो कैसीन जो प्रोटीन है जी वो हमारा मिल्क में पाया जाता है। अगर काउ मिल्क की बात करी जाए तो 80% कैसीन पाया जाता है, 80% प्रोटीन पाया जाता है। और कैसीन ही रिस्पॉन्सिबल है दूध के व्हाइट रंग के कारण, दूध को व्हाइट रंग देने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज याद रखना है, जो हमारा कैसीन प्रोटीन है वो कहाँ पे पाया जाता है, मिल्क में, दूध में पाया जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान, ठीक है, मैमल कौन है, ठीक है जी। डॉल्फिन है, एलिफेंट है, डियर है, हिप्पोज है। अब याद रखना है जो हमारा नेशनल इक्वेटिक एनिमल है, जो हमारा नेशनल इक्वेटिक एनिमल है वही हमारा इसका आंसर है। उसमें हमारा क्या है, नेशनल इक्वेटिक एनिमल कौन सा है, आप रिप्लाई करोगे नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, तो ये क्या है, गंगे डॉल्फिन। और ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे बुद्धिमान, ठीक है जी, मैमल होता है। तो ये चीज याद रखनी है, डॉल्फिन की बात हो रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये चीज याद रखना है, जो हमारे गंगेज डॉल्फिन होती है वो अंधी होती है, वो नहीं देख पाती। अगर बात करें जो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स की बात करें, मानव शरीर में किस भाग में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। अगर पसीने की ग्रंथियों की बात करी जाए तो ये अगर आंसर नहीं भी आता तो ऑप्शन से ही आप टिक मार्क कर सकते हो। क्या है, किडनी है, गुर्दे की बात हो रही है, लिवर, यकृत की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है, ओहो आगे बढ़ गया, ठीक है, पैनक्रियास की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है, त्वचा की बात हो रही है। तो हमें याद है कि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारे स्किन में पाए जाते हैं। अगर आर्मपिट्स की बात करी जाए सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स वहां पे पाए जाते हैं ना। अगर पाम की बात करी जाए, ये हाथ की बात की, हथेली की बात करते हैं, तो स्वेट ग्लैंड्स ग्रंथियां जो है बहुत ज्यादा कम पाई जाती हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विच What does the phototropism means। अब फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बात करें, ट्रॉपिज्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी, अब आ गया क्वेश्चन फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। अब फोटोट्रॉपिज्म मतलब फोटो मतलब लाइट। अब देखो क्या ऑप्शन हो सकता है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट। हमने अगर मान लो कोई पौधे को अंधेरे में रख दिया, अंधेरे में रख दिया और क्या करा, छोटे होते एक्सपेरिमेंट कराया था ना, कहते कपबोर्ड लो और उसमें बीच में एक छोटा सा होल कर दो, ठीक है, वहां से सनलाइट आ रही है, तो वो क्या करेगा, वहां तक घूमने की कोशिश करेगा, वहां जाने की कोशिश करेगा, मतलब वो रिएक्शन दे रहा है कि मेरे को लाइट में भेजो, है ना। तो अब इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड द लाइट, प्रकाश की और पौधों की गति, या विशिष्ट प्रोटोप्लाज्म जिसमें एक सिलिया उत्पन्न होती है, या अनुमान यूनियन बिटवीन द अनइक्वल गैमेट्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड द वाटर एंड द मॉइस्चर, पानी और नमी की ओर,
पौधों की गति। तो ये चीज याद रखनी है। हमारे पास इसका फोटोट्रॉपिज्म की बात है, फोटो का मतलब है लाइट की बात हो रही है, ट्रॉपिज्म मतलब वो अपना रिएक्शन दे रहा है, मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। गति किसकी ओर कर रहा है पौधा? लाइट की ओर कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? ये सही आंसर है हमारा पहला, दैट इज प्रकाश की ओर पौधों की गति। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पहले ईईजी के ऊपर बढ़ते हैं। तो ईईजी में हमने देखा कि 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है जी, उसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखते हैं हमारे ब्रेन में कितनी जल्दी फास्ट ट्रेवल करते हैं। उसमें हमारी ब्रेन की जो बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारी है, उनके बारे में जाना जाता है कि हाँ जी इसमें कोई इंजरी हुई है, ठीक है, या फ्लूइड जमा है, या बहुत सारी चीजें और प्रॉब्लम्स होती हैं जो उसके बारे में जाना जाता है। अब यही क्वेश्चन है हमारा ईईजी में। ईईजी परीक्षण निम्नलिखित में से किस अंग की बीमारियों की निदान के लिए किया जाता है? किन बीमारियों को जानने के लिए? एलिमेंट्स, डायग्नोजिंग, है ना। तो क्या है हमारे पास? इसमें है हमारा आंसर ब्रेन या दिमाग की बात हो रही है। चलो जी, पहला ऑप्शन हमारा सही है, ब्रेन। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, हु इन्वेंटेड द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने आविष्कार किया? और ठीक है, अब यहां पे है AB ब्लड ग्रुप नहीं दे रखा। अगर मैं कहूं AB ब्लड ग्रुप नहीं दे रखा तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, पहले ABO ग्रुप जो ब्लड ग्रुप दिया था वो कार्ल लैंडस्टीनर सर ने दिया था। पहला भी नहीं है, कार्ल कोलर भी नहीं है, हिलेमैन भी नहीं है, सी हमारा ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर और एडवर्ड जेनर। ठीक है जी, अब हमारे पास इसमें सही ऑप्शन है ABO ग्रुप जिसने दिया था वो क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। अगर मैं AB ग्रुप की बात करी जाए, अगर AB ग्रुप की बात करते हैं तो वो है हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं। ठीक है जी, 2 साइंटिस्ट की बात हो रही है इसमें। एक तो है डी कैस्टिलो और स्टर्ली। डी कैस्टिलो और स्टर्ली ने दिया था इसका AB। ठीक है जी, AB ब्लड ग्रुप किसने बताया था? डी कैस्टिलो, डी कैस्टिलो एंड स्टर्ली, स्टर्ली ये वाला। ठीक है जी, याद रहेगा। अगर ABO की बात करी जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर, ये फेमस नाम हमें पता है। ठीक है जी, अगर AB ब्लड ग्रुप की बात करी जाए तो किसने बताया था? डी कास्टिलो एंड स्टर्ली ने बताया था। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मुहावरा किसने बताया था? ठीक है, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज ने तो बेसिकली एक प्रेशर का वो दिया था। ठीक है, तो इसमें ये चीज आर्किमिडीज से ये चीज याद रखना। चार्ल्स डार्विन का भी एक थ्योरी आई थी। ठीक है, बट अगर बात करी जाए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमारी थ्योरी दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। और यहाँ पे ये चीज याद रखने की जरूरत है कि इन्होंने क्या कहा था कि जो सर्वाइव वो करेगा जो फिटेस्ट है। हमारे अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं, क्योंकि वो क्या है? सर्वाइव नहीं करी, और सर्वाइव वो करेगा जो फिटेस्ट है ना। तो ये वाली थ्योरी किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर सर ने दी थी। तो यहाँ पे ये चीज है हर्बर्ट स्पेंसर हमारा सही आंसर है, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मुहावरा इन्होंने दिया था। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के न्यूनतम ये प्रतिक्रियाशील तत्व है। ठीक है जी, अब इन्होंने पूछा है कि ये बताइए कौन सा मिनिमम रिएक्टिव है? रिएक्शन नहीं देगा, जो मर्जी कर लो आप, परेशान करने की कोशिश करो, नहीं परेशान होगा। ठीक है, कौन सा कम रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा कम रिएक्शन देगा? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है, अल्कलाइन सॉइल मेटल की बात हो रही है, नोबल गैस की बात हो रही है, या हो रही है अल्कलाइन मेटल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, जो नोबल है, नोबल की बात करी जाए, उत्कृष्ट की बात करी जाए, तो हमारी उत्कृष्ट गैस जो होती है, नोबल गैसेस होती हैं, वो क्या होती है? सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होती है, मिनिमम रिएक्टिव होती है, सबसे ज्यादा कम। क्योंकि इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का जो कक्षाओं में जितनी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने इनके कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स है। इनको नहीं जरूरत है ना कोई इलेक्ट्रॉन देने की ना इलेक्ट्रॉन लेने की, तो कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस कोई इलेक्ट्रॉन इधर की उधर ना जाए। ठीक है, अब इनके पास पूरा है सब कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन ना इधर देंगे ना उधर देंगे, ना लेंगे ना देंगे, तो क्या है? ये सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होती है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगर बात करी जाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कनेक्शंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट आर? विद्युत प्रतिपथ में कनेक्शन में कितने प्रकार होते हैं? अगर बात करी जाए 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं। याद रखना है जी, 2 होते हैं हमारे पास, एक तो सीरीज होता है, एक होता है पैरेलल। ठीक है जी, अगर बात करी जाए हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? 2 कनेक्शन है। ठीक है, कनेक्शन कितने हैं हमारे पास? 2 जी। एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल, एक होता है जी पैरेलल। अगर बात करी जाए हमारे घर में जो कनेक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? पैरेलल होते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक बल्ब उड़ गया तो ये है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया
तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलल का मतलब ये है कि ऐसे करके एक प्रतिरोध लगाया, दूसरा प्रतिरोध ऐसे लगाया। प्रतिरोध का मतलब ये है, यहाँ पे आप अप्लाइंसेस भी समझ सकते हो, जो हमारे घर में अप्लाइंसेस चलती हैं उनको भी समझ सकते हो, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, हम एक वोल्टेज देते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे क्या है, हमारे पास वोल्टेज सेम रहती है, वोल्ट सेम रहती है, जो विद्युत करंट है, जो विद्युत हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, चेंज हो जाता है, ठीक है जी। सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग जाएगा, बाकी हमारा जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें, ठीक है जी। अगर ये हमारा पैरेलल में, अगर सीरीज की बात करी जाए, सीरीज में क्या है, प्रतिरोध को ऐसे करके हम एक साथ लगा देते हैं सबको, ठीक है जी। फिर हट गया, ठीक है जी। अब पैरेलल के बाद सीरीज में क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, ऐसे करके प्रतिरोध लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर मान लो मैं नेट प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, हमारे सारे प्रतिरोध प्लस हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे मान लो 3 प्रतिरोध लगाए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 प्रतिरोध है, इनकी कुछ R1 R2 वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा कुल प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, 1R टोटल R पैरेलल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है हमारा कुल प्रतिरोध इन द पैरेलल सीरीज। और याद रखना है, जो पैरेलल कनेक्शन होता है वही हमारे घरों में यूज होता है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज ले ली हमने 15 प्रश्न में, ठीक है जी। विद द स्टीरियोटाइपिकल सिंबल्स व्हाट इज द लेंथ फॉर्मूला। अगर बात करी जाए लेंथ फॉर्मूला की, लेंथ सूत्र क्या है, ये चीज पूछा गया है। लेंथ सूत्र में ये चीज आता है कि नेगेटिव साइन आ जाता है जी। अब मैंने बोला कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है जी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 1/V इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/V माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। अब V क्या है, V डिस्टेंस है कहाँ से, जो लेंस है ना उसके सेंटर से कहाँ पे इमेज बना रहा है, कहाँ पे इमेज बना रहा है, कहाँ पे हमारी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, वो डिस्टेंस इस सेंटर से, ठीक है जी। अगर बात करिए U है वो वाली पोजीशन इस सेंटर से जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है, जहां पे हमारा कोई वस्तु खड़ी है। अब F क्या है, फोकल लेंथ है जी, ठीक है। ये तो हमारा लेंथ फॉर्मूला हो गया, ये तो हमारा लेंथ फॉर्मूला था। अगर बात करी जाए मिरर फॉर्मूला की, तो मिरर फॉर्मूला से याद रखना है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो ये चीजें याद रखनी है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अब माध्यम में साउंड की गति निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है, वेव साउंड, वेव टोन या नेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम की प्रकृति या वेव एम्पलीट्यूड, तरंग आयाम की बात होती है। यहाँ पे ये चीज याद रखना है, जो हमारी जो मतलब जो हमारी साउंड है ना, तो हमारी क्या है, साउंड सॉलिड में, गैस में और लिक्विड में किस में ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। आप इसका रिप्लाई करोगे, क्योंकि क्या है, हमारी वेलोसिटी या वेग है, जो स्पीड है, जो चाल है, जो हमारी साउंड की, वो चेंज होती रहती है। जैसे हम सॉलिड में जाते हैं कुछ और होती है, लिक्विड में होती है कुछ और होती है, सॉलिड में गैस में जाते हैं तो कुछ और होती है। तो यहाँ पे चीज़ आप रिप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या है, माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। यहाँ पे नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक अपरूप और कार्बन नहीं है, ठीक है जी। डायमंड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करें, फ्लोरीन नहीं लग रहा जी, क्योंकि ग्रेफाइट के बारे में भी हमने देखा था कि जो हमारे जो पेंसिल्स होती हैं वो क्या है, ग्रेफाइट की बनी होती है। क्या उसके में लेयर्स बन रही होती है ना, क्या होता है, तभी तो बन रहे हैं, तभी तो हम कुछ लिख पाते हैं पेंसिल से, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जाए तो ये भी है, ठीक है जी। अगर बात करी जाए डायमंड की, तो डायमंड में भी कार्बन पाया जाता है, कार्बन बिल्कुल नहीं पाया जाना, जिसमें फ्लोरीन्स में नहीं पाया, सॉरी फ्लोरीन में पाया जाता है। अगर बात करी जाए कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हमारा एलोट्रॉप नहीं है, ठीक है। बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो जिसमें क्या है C60 में बोला जाता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन फुटबॉल जैसा शेप बनाता है, उसमें क्या है 60 कार्बन एटम्स होते हैं। अगर बात करी जाए डायमंड में, डायमंड क्यों बनता है, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर देते हैं और हाई प्रेशर देते हैं, तो क्या होता है, बिल्कुल संप्रेस करके कार्बन को, तो हीरा बनता है। देखो कार्बन से मतलब हीरा बन रहा है ना। तो अब ये चीज बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये हमारा मॉलिक्यूल है जी, ये हमारा इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की तुल्य विरोधी कणों को क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अगर बात करी जाए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास उतना ही आवेश होता है। बट अगर बात करी जाए द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन जितना होता है, ठीक है जी। फिर बोल रही हूँ,
प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हमारा नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन आसपास में घूमता है, ये तो अलग चीज होगी। इनका द्रव्यमान थोड़ा सा वेरी करता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल कम होता है प्रोटॉन से, ठीक है जी। अगर बात करी जाए यहाँ पे बोला एंटी पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन से याद रखना है हमारा पॉजिट्रॉन आता है। पॉजिट्रॉन में क्या है, आवेश तो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है बट पॉजिटिव फॉर्म में होता है और द्रव्यमान भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन जितना, तभी इसको बोला जाता है एंटी पार्टिकल, ठीक है जी। तो हमारा इसका आंसर सही ये है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कणों को किसके ऊपर मतलब प्रोजेक्ट करा गया था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखना है, गोल्ड, सिल्वर, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम, इनमें से ऑप्शन याद नहीं हो तब भी अपने दिमाग में बैठा लेना। गोल्ड ले लिया, बहुत अमीर थे, ठीक है जी रदरफोर्ड सर, जिन्होंने गोल्ड यूज करा। तो गोल्ड को यूज करने का मतलब ये था कि वो क्या है, बहुत ईजिली शीटों में हम खींच सकते हैं। तो क्या है, पतली से पतली शीट बना सकते हैं गोल्ड की, ठीक है। सबसे ज्यादा मैलिएबल जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है हमारा गोल्ड, और क्यों है, इसको पतली शीटों में कर सकते हैं, इस वजह से क्या है, फिर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा, ठीक है। तो ये वाला क्या आंसर है इसका, गोल्ड है इसका आंसर, दैट इज सोना, ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न आता है 21वां, क्या है, कैथोड किरण का उपयोग किसने किया गया था, ठीक है, किसने करा था। अब यहाँ पे ये चीज रखने, कैथोड रे हमारे इलेक्ट्रॉन के साथ बड़े मैच करते हैं, ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो कैथोड रे जिन्होंने यूज करी थी, ठीक है जी, तो वही है जे थॉमसन सर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज भी करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज भी इनके द्वारा हुई थी। दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां। हमारे पास क्या है, सोनार एक डिवाइस है जो क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करके क्या देखता है, नीचे की तरफ देखता है कि क्या, अब लैंड में देखता है, एयर में देखता है, स्पेस में देखती है, अंडर वाटर। तो सोनार जो सिस्टम है वो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करता है इन द अंडर वाटर। क्या है, जैसे ही हमने वेव का, हमें पता है वेव की, हमें सारा कुछ चीजें पता है, स्पीड पता है, सारा कुछ पता है, हमने क्या करा, वेव नीचे भेजी। वेव जैसे ही नीचे गई और नीचे टकरा के ऊपर आई, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस बता देगा, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा है। अब ये यूज होता है अंडर वाटर में या पानी के नीचे यूज होता है सोनार, और कई बार सोनार की फुल फॉर्म भी आते हैं। तो सोनार की फुल फॉर्म याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बस ये चीज याद रखनी है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इफ द एरिया इज स्मॉल फॉर अ गिवन फोर्स द प्रेशर विल बी। यदि किसी दिए गए बल के लिए क्षेत्र छोटा है तो दबाव कैसा होगा। अगर बात करी जाए प्रेशर की, बात करिए दाब की बात करी जाए, तो क्या होता है, जितना फोर्स लिया कितने एरिया में करा, है ना, कितना फोर्स अप्लाई करा कितना एरिया में, वो क्या बताता है, दाब बताता है, प्रेशर बताता है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, जो प्रेशर है, ठीक है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, क्षेत्रफल। अगर बात करी जाओ एरिया बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है, एरिया बहुत ज्यादा छोटा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो हील की बात करी जाए, हील अधिक हो जाएगा, ठीक है जी, मोर हो जाएगा मतलब अधिक हो जाएगा ना। अगर बात करी जाए हील की बात करी जाए, तो हील जो पहनती हैं लड़कियां, वो क्या है, उसका जो फोर्स है, जो दाब लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है जी, क्योंकि क्या है, उसमें एरिया बहुत कम हो जाता है, ठीक है। गलती से भी लड़कियों के हील के नीचे अपना पैर मत दे दीजिएगा, ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगर बात करिए डिस्कवरी ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की बात हो रही है, ठीक है जी की खोज किसके द्वारा की गई। अगर बात करी जाए, यहाँ पे लवोसियर है पहला, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन है, तीसरा हेनरी कैवेंडिश है, जॉन डाल्टन है फोर्थ। जॉन डाल्टन का हमने देख चुके हैं, एटॉमिक थ्योरी उन्होंने दी थी, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जो आता रहता है, ठीक है। अगर हेनरी कैवेंडिश सर है ना, तो इन्होंने दो चीजें दी है, एक तो जी की वैल्यू उन्होंने दी, ठीक है जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों बोला गया, क्योंकि कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने की, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी, ढीठ है, नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगर हेनरी कैवेंडिश सर ने, इन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज करी थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दो चीज याद रखनी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हेनरी कैवेंडिश सर और हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। अब लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटी अप्लाइज टू, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो कहाँ कहाँ लागू होता है। अगर सानिया प्लैनेट्स की बात करी जाए, सूर्य और ग्रहों पे, पृथ्वी और सूर्य पे, पृथ्वी और चंद्रमा पे, वस्तुओं का कोई भी जोड़ा, तो याद रखना है जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा,
आकर्षण जो बल है, आकर्षण बल है वो क्या है, वो सिर्फ ये देखता है दो मास होने चाहिए, दो द्रव्यमान होनी चाहिए, दो वस्तु होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई द्रव्यमान, उनका खुद का कोई द्रव्यमान होना चाहिए, बस इतना बहुत है। और दूसरा हमने देखा था बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्स है गुरुत्वाकर्षण बल, ये चीज़ याद रखनी है अपने मन में। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? इसका सही आंसर है एनी पेयर, कोई भी दो वस्तुओं का जोड़ा, कोई भी दो वस्तुओं के जोड़े में ये चीज़ पाई जाती है। अब ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज। ठीक है जी, सत श्री अकाल, टेक केयर एवरीवन।